पिछले कुछ दिनों से देश में एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और वो है बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा भड़काना। हिंसा भड़काकर जनता को दिखाता है कि बीजेपी शासित राज्य सुरक्षित नहीं है और बीजेपी राज्यों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम भी नहीं है। लेकिन असल वजह तो मोदी को 24 में हराना है, क्योंकि मणिपुर से लेकर मेवात तक हर जगह रोहिंग्याओं का जमावड़ा लगा है और इन हिंसाओं के पीछे रोहिंग्याओं का पूरा हाथ है। जांच में ये चीजें सामने आ चुकी हैं। तो क्या मोदी को हराने के लिए विपक्ष कुछ भी करेगा? मोदी को हराने के लिए कुछ भी किया जाएगा? क्या मोदी को हराने के लिए रोहिंग्याओं का भी सहारा लिया जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि जो अवैध घुसपैठिए देश में रह रहे हैं उनकी सारी संपत्तियों को सीज कर लिया जाए, उन्हें कम से कम 20-20 साल की कैद में डाल दिया जाए, जिससे और रोहिंग्या से देखकर हिंदुस्तान में आने की हिमाकत ना करें। लेकिन इस देश की सरकारें ये कदम नहीं उठा रही हैं। सदन में वो दिल्ली के ऊपर बिल लाने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को रोकने के लिए वो क्या कर रही हैं? कैसे लाखों करोड़ों अवैध घुसपैठिए देश में घुस जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल भी बखूबी करती हैं। फ्रांस में क्या हुआ सबने देखा, कैसे पूरे फ्रांस को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और सरकारें मूक दर्शक बनी, देखती रही, कोई कुछ नहीं कर पाया। वहां तो कट्टरपंथियों की संख्या हजारों में थी और हिंदुस्तान में तो करोड़ों में है। अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक करीब 5 करोड़ घुसपैठिए इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल दी गई। वहां मंदिर, वहां मजारे और मदरसे कुकुर मुते की तरह उगाए हैं। मुस्लिम आबादी एकदम से एक तरफा बढ़ रही है, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है, किसी की आंख नहीं खुल रही है। सीमा से कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, गृह मंत्रालय को भी भेजी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली। बंगाल से लेकर मणिपुर तक जलता रहा। 3 महीने हो गए, देश के अलग अलग हिस्सों में आग लगी है, हिंसा भड़की है, लेकिन इस देश की सरकारें खामोश हैं। मणिपुर का हाल देख लीजिए, बंगाल का हाल देख लीजिए, या फिर हरियाणा के नूह के हालात देख लीजिए। हरियाणा सरकार अब रोहिंग्याओं के घरों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन ये सरकारें उस वक्त कहां सो रही होती हैं जब यहां आकर ये लोग बस जाते हैं। रोहिंग्याओं की पूरी बस्ती को नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन सवाल यहां भी ये है कि ये बस्ती एक दिन में तो नहीं बन गई होगी, तो किसी ने इस पर ध्यान पहले क्यों नहीं दिया? कट्टरपंथियों को बहाना चाहिए और वो उस बहाने को खुद ढूंढ ही लेते हैं। आप अब इन घटनाओं का 24 से कनेक्शन सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश को हिंसा की आग में झोंकने की गहरी साजिश रची जा रही है। देश को अस्थिर करने और अराजक माहौल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के षड्यंत्र के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकत तो लगी हुई है, साथ ही देश के कुछ जयचंद भी इसमें शामिल हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं। मणिपुर से लेकर हरियाणा के मेवात तक हिंसा के पीछे अब रोहिंग्याओं का कनेक्शन सामने आया है। मणिपुर हिंसा में यह साबित हो चुका है कि ये सालों पहले म्यांमार से आए कुकी समुदाय का साथ देने के लिए बड़ी संख्या में रोहिंग्या हथियारों के साथ मणिपुर आए थे। मणिपुर ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में रोहिंग्या अपनी बस्ती बसा चुके हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान नहीं है। इसी तरह मेवात में भी रोहिंग्याओं की बस्तियां बस चुकी हैं और अब उन पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। मेवात हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय साजिश इस बात से समझी जा सकती है कि 27 जुलाई को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने हिंदी में एक ट्वीट कर देश में कैरोसिन छिड़कने का काम किया। उसने मोनू मानेसर के फोटो के साथ ट्वीट में लिखा था, इस गुंडे को कौन शह दे रहा है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भारत विरोधी लॉबी से जुड़ा एक संगठन है और इसका जुड़ाव उस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से है, जिसने भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए $100 अरब खर्च करने की बात कही थी। चूंकि मणिपुर से मेवात तक की हिंसा में रोहिंग्याओं की लिप्तता के संकेत मिल रहे हैं, तो अब रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने इस पर पर्दा डालने के लिए 18 अगस्त को भारत में रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन कर दिया। मणिपुर से मेवात तक फैले रोहिंग्या देश के लिए
सिरदर्द बन गए। विदेशी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं और इन रोहिंग्याओं को टूल बनाकर वे अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। मणिपुर की म्यांमार के साथ सीमा साझा होती है और वो भी एक तरह से खुली हुई सीमा है। जैसे रोहिंग्या अवैध रूप से म्यांमार से मणिपुर आ जाते हैं। मणिपुर की पहाड़ी वादियों में बड़ी तादाद में रोहिंग्या अपनी बस्ती बसा चुके हैं। इसी तरह से म्यांमार से बांग्लादेश और फिर पश्चिम बंगाल होते हुए अवैध रोहिंग्या मुस्लिम पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। चाहे वो कश्मीर हो या फिर मेवात में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या आकर बस गए हैं। वे देश के हर उस हिस्से में बसते जा रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। देश के मुसलमानों को इन अवैध रोहिंग्याओं को बसाने में मदद नहीं करनी चाहिए, जो कि देश में अराजकता फैलाने के जिम्मेदार हैं। जो इनकी मदद करने वाले लोग हैं वो रोहिंग्याओं से भी ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि बिना शय के ये लोग यहाँ रुक नहीं सकते, बल्कि आ ही नहीं सकते। पूछताछ में सामने आया है कि जब हिंसा भड़की थी तो लाठी डंडों के साथ रोहिंग्याओं ने उस वक्त पूरा साथ दिया था और घटना को अंजाम देकर अलग अलग राज्यों में फरार हो गए। नूह में जो हमला हुआ उसे सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दंगाइयों ने साइबर थाने को भी अपना निशाना बनाया था, जो कि हिंसा वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर था। और ये निशाना क्यों बनाया गया था उसकी भी वजह सुन लीजिए। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि पिछले दिनों अभी साइबर थाने की टीम ने नूह के इलाके में रेड मारी थी, क्योंकि नूह से लगातार साइबर मामलों की शिकायतें आ रही थी और उस वक्त पुलिस ने काफी सारी गिरफ्तारियां की और सख्ती भी दिखाई। तो एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि नूह में जो कार्रवाई की गई थी साइबर के द्वारा, उसके बाद देश में हो रहे साइबर क्राइम में करीब 27% की कमी आई थी। तो इस बात को क्यों ना कहा जाए कि अपने अपराधों को छुपाने के लिए साइबर थाने को आग में झोंक देने की इन कट्टरपंथियों ने कोशिश की थी। कई कई राज्य ऐसे हैं जहां रोहिंग्या खूब उत्पात मचाते हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि रोहिंग्याओं के रहनुमा इन्हें हथियार बनाकर 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष करता क्या है? विपक्ष डराने का काम करता है, मुस्लिमों को बेचारा बताकर, डरा हुआ बताकर जहर घोलने का काम करता है और फिर उसी जहर के दम पर वो वोट बटोरता है। और कहीं ना कहीं ये चाल 24 में मोदी को बदनाम करने के लिए रची जा रही है। देखिएगा 24 के चुनाव से पहले प्रचार में नूह और मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से भुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बंगाल और राजस्थान की बात कतई नहीं करेगा। देश को अस्थिर करने वाले ऐसे लोगों के बारे में सरकार को अब सोचना होगा। याद करिए, संसद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही मणिपुर का वीडियो वायरल किया गया। क्या यह बदनाम करने की साजिश नहीं थी? क्योंकि जो 2 महीने पुराना वीडियो था वो 2 महीने पहले वायरल क्यों नहीं किया गया? जब उसकी शिकायत हुई थी मामले में, तो आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? कैसे रोहिंग्याओं कि वहां बस्ती की बस्ती बनाकर वो लोग रह रहे हैं? आखिर ये क्या है? देश को अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों ने धर्मशाला क्यों बना दिया? क्या सीमा ने जो सुरक्षा की पोल खोली है विश्व स्तर पर छवि को जो धक्का लगाने का काम किया है वो काफी नहीं है? आखिर देश में रोहिंग्याओं का मददगार कौन है, उसे फिगर आउट क्यों नहीं किया जाता? ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने में दिक्कत आती है और देश में गजवाए हिंद के तहत काम करते हैं। तो सबसे पहले इन रहनुमाओं को दबोचने की जरूरत है और फिर इन अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर फेंकने की जरूरत है। वोटों के लिए देश को बर्बाद किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। अब जॉर्ज सोरोस की कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जॉर्ज सोरोस ने $100 अरब खर्च करने की बात कही थी मोदी को हटाने की। याद करिए, जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो राहुल ने क्या किया था? तब भारत विरोधी लोगों से मिले थे। इस पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा था कि भाजपा ने इस विषय को पहले भी उठाया था कि कैसे जॉर्ज सोरोस भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहता है। सोरोस के इरादे हर भारतवासी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस के एक सहयोगी के साथ अमेरिका में मुलाकात की? ईरानी ने सवाल किया कि राहुल को जवाब देना चाहिए कि वो लोगों के साथ क्या बात कर रहे थे जो देश विरोधी लोग हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर 4 जून को जमात इस्लामी से संबंधित एक इस्लामी संगठन से मिलते हैं। इस मुलाकात पर सवाल उठाते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि इस दौरान भी सोरोस के ओपन सोसाइटी के मेंबर सलील सेठी ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी और वो इस यात्रा में दिखाई दिए थे। उन्होंने ये भी पूछा कि भारत की जो सरकार को गिराना चाहता है उसके साथ राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं बताएंगे कि मुलाकात क्यों की गई।
तो एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से मोदी को हराने के लिए साजिश रची जा रही है। जैसे जॉर्ज सोरोस भारत की सरकार को गिराना चाहता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और वो इनके जैसे व्यापारियों को खासी पसंद नहीं आ रही, तो क्या सोरोस का 100 अरब का जो डॉलर का जो निवेश था भारत की सरकार को गिराने का, वो कहीं भारत में रोहिंग्याओं को बसाने में तो नहीं लगाया जा रहा? जो हालात आज देश में चल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि विपक्ष मोदी को हराने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही देश में आग क्यों न लगा दी जाए। आप विपक्ष के इस कदम पर और रोहिंग्याओं के बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।